बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं, उनका स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में बीएचयू से आए हुए डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुशील वैद्य जी, डॉक्टर अरुण चंदन जी जो रीजनल डायरेक्टर भी हैं, सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे प्रिय किसान भाइयों बहनों माताओं सभी लोगों का स्वागत है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ यहाँ पे हार्टिकल्चर में। तो जो योजनाएं चलाई जा रही है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आप लोग अभी देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है काफी किसानों के लिए काफी कुछ करते हैं। यहाँ के सांसद भी हैं, बनारस के सांसद भी हैं, तो ये बनारस मंडल में ही आता है आपका जिला। तो यहाँ के लिए काफी स्कीमें हैं, कुछ चल रही है, कुछ चलाई जाएंगी। अभी बजट में आप लोग देखे होंगे गंगा किनारे जो गांव हैं वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कराई जाएगी। अभी बजट भी प्रस्तुत हुआ है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि गंगा के किनारे जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने पे आपको काफी अच्छी खासी सब्सिडी दे होगी। अभी तो क्या स्कीम बनेगी, आएगी, थोड़ा समय लगेगा, नए फाइनेंशियल ईयर में आएगी, लेकिन बजट में प्रावधान किया गया कि लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करानी है। जैसे रंग बहादुर जी ने कहा कि अपने खेत में ऑर्गेनिक विधि से ही काम करते हैं, चाहे औषधि की खेती हो या जो भी आप करते हैं, सीरियल्स भी करते हैं, आप गेहूं उपजाते हैं, आप धान उपजाते हैं, कोई भी फसल आप करेंगे अगर ऑर्गेनिक विधि से करेंगे तब उसमें सब्सिडी दे होगी। ठीक है, तो आप लोग आज ही से ये प्रण करिए कि हम जो है वैसे भी गंगा के किनारे के जो गांव है वहां की फर्टाइल होती है जमीन, जब जलमग्न होती है बाढ़ में तो वो पूरी एक परत छोड़ के जाती है, वो बहुत ही फर्टाइल होता है। तो आप उसमें यूरिया डीएपी डालने की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत होगा तो यही होगा जो रंग बहादुर जी कह रहे थे, प्रोडक्शन ही कम होगा, यही तो होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा वो गुणवत्ता युक्त होगा, उसकी कीमत होगी। अब आप डीएपी यूरिया डाल के पेस्टिसाइड डाल के आप अपनी जमीन की उर्वरता भी कम कर रहे हैं, प्लस जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप अन्न उपजा रहे हैं उसको देखिए वो कितना टॉक्सिक होता है, कितना विषैला होता है। सारे किसान भाई जानते हैं, सब लोग काफी एज के हैं। तो पहले जो गिद्ध हुआ करता था, आप जानते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता था गिद्ध को। आज गिद्ध कहीं देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आप जानते हैं क्यों नहीं मिलता? ये हम ही लोगों की देन है, हम ही लोगों की देन है कि हम लोग जितना पेस्टिसाइड डीएपी यूरिया अंधाधुंध प्रयोग किए कि अपना उपज बढ़ाने के लिए, वो हमारे लिए ही काल बन गया। जब आप ये यूज करते हैं तो ये मत समझिए कि ये नष्ट हो जाता है, ये जाके पूरे तरह से आपके अनाजों में, आपके जो डंठल होता है उसमें ये पूरी तरह से जाके बैठ जाता है, सिस्टमिक होता है। और वो जो अन्न पशु खाता है तो उसके मांस तक में चला जाता है। जब वही मांस जो है गिद्ध खाए तो सब मर गए। आज कहीं देखने को नहीं मिला ने, तो गिद्ध का इसे ही समापन हुआ। तो ये हम लोग, अगर आने वाली पीढ़ी आप लोग जागरूक नहीं हुए तो आगे आने वाली पीढ़ियां आप देखेंगे कैसे क्या होता है। आज कैंसर का पेशेंट आप देखिए, कैंसर पहले कहीं सुनने को मिलता था कि 1-2 लोगों को कैंसर हुआ है। आज अभी हॉस्पिटल में चले जाइए बनारस में, तो वहां पे इतने पेशेंट हैं, इतने पेशेंट कि आप देख के घबरा जाएंगे कि मतलब सारे लोग कैंसर के ही पेशेंट हो गए। बनारस में कैंसर गांव है, कैंसर की ट्रेनें चलती हैं, पता है ना? तो आप बनारस कर रहे हैं, पंजाब में अब पंजाब के लोग अपना उपजाया गेहूं नहीं खाते हैं, राजस्थान से मंगाते हैं। तो आप समझिए कि हम जो उपजा रहे हैं अगर हम नहीं खा सकते तो दूसरा को क्यों खिलाएं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, मैं बता रहा हूं, एक गांव है रमना आप लोग जानते होंगे। रमना में हम लोग एक दिन गए थे, तो वहां पे बीन्स की खेती होती है। हर किसान अक्सर बीन्स उगाता है। बारिश के दिन में हम लोग गए थे, वहां इतना अंधाधुंध बीन्स में जो है, बीन्स का मतलब सेम समझिए, बीन्स की कई प्रजातियां होती है, क्लस्टर बीन्स, हाँ। तो वहां इतना पेस्टिसाइड यूज होता है, इतना पेस्टिसाइड कि आप सोच नहीं सकते
हम लोग गए थे खुद वहाँ सर्वे किए, वहाँ पूछे किसानों से कि ये आप लोग बीन्स खाते हैं? तो बोले हम क्यों खाएंगे, मरना है क्या हमको, समझ रहे हैं। तो बीन्स जाता कहाँ आप समझिए, बीन्स यहाँ से सीधे जाता है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जाता है या बिहार जाता है, फिर वहां से रोटेट होके फिर बनारस की मंडी में आता है, समझ रहे। अब फिर वही सब लोग खाते हैं। किसान जो उगाता है वो अपने लिए अलग से उगाता है। हम लोग पूछे तो कहे भैया अपने लिए हम अलग से उगाते हैं, ये बेचने के लिए। तो आप लोग आज ही से ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें जो है दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य का भी। आप हर चीज अपने लिए उगा नहीं सकते, तो इसलिए मेरा ये सुझाव है आप लोगों से कि आज ही से ये आप दृढ़ निश्चय करिए कि हमें जो है ऑर्गेनिक विधि से ही खेती करनी है, चाहे वो मेडिसिनल मिशन का हो। मेडिसिनल मिशन में जो हमारे यहाँ स्कीमें हैं तो उसमें 35 से लेकर 50% तक सब्सिडी दे है। तो अभी कुछ हमारे भाई लोग बता रहे थे ड्रम स्टिक की खेती, सहजन की खेती। पहले हर घर पे मैं देखता था गांव में, हर घर पे लोग अपने पिछवाड़े या आगे जहां भी एक सहजन जरूर लगाते थे। पहले के लोग कितने समझदार थे बताइए, एक सहजन था उसका यूज करते थे। आज सरकार जो है द्वारा ये स्कीम चलाई गई है कि जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां हम लोग सहजन लगा रहे हैं, जितने प्राइमरी स्कूल है वहां सहजन लगाने का निर्देश है। तो ये तो गवर्नमेंट की स्कीम में है। अब आप लोग इसे भी सहजन लगा सकते हैं, बहुत महंगा नहीं होता सहजन, उसकी डंठल काट के लगा दीजिए और उसका पत्ती से लेके जड़ से लेके छाल तक सभी इतना न्यूट्रिशन होता है कि आप उसको जो है यूज करिए, उसमें सारे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में इसको लगाना कंपलसरी कर दिया गया। दूसरा, आप जो है एलोवेरा सतावर से लेके जितनी भी चीजें हैं, सही कह रहे थे हमारे जो बायर्स लोग आए हैं कि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी चीज मतलब बहुत ज्यादा मत लगाइए, आप डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर करिए, विविधीकरण लाइए कृषि में। आपके अगर आपके पास 10 बीघे जमीन है तो 1 बीघा में औषधि खेती करिए, बाकी चीजों में आप फलों की खेती कर लीजिए, फूलों की खेती कर लीजिए, सब्जियों की खेती कर लीजिए। सभी चीजों में आपको गवर्नमेंट अनुदान भी दे रही है। और दूसरा, अभी कुछ नई क्रॉप आई है, स्ट्रॉबेरी की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती, कुछ नई चीज करिए, नया इनोवेशन हो रहा है। फिग की खेती, अंजीर कितना जो है आप पावरफुल होता है जानते हैं अंजीर की खेती। तो ऐसी चीजें करिए जिसका स्कोप हो, जिसकी डिमांड हो। जब डिमांड नहीं रहेगी, और दूसरा सबसे बड़ी चीज तो ये है बाई बैक जो टाइप की बात हो रही थी, जो हमारे एक यहाँ उद्यमी कह भी रहे थे कि बाई बैक टाइप बहुत जरूरी है। आज ये किसान भाई हमारे बता रहे थे कि हमने खेती किया, कोई लेने वाला नहीं, तो बाई बैक टाइप तो बहुत जरूरी है। जब तक ये होगा नहीं तब तक किसान हमेशा चला जाएगा, उसका कुछ भी होने वाला नहीं। अगर बाई बैक ये अपना वो कर लेते हैं, अनुबंध करते हैं, तो किसान भी स्वतंत्र होकर खेती करेगा और खरीदने वाले को भी टेंशन नहीं रहेगा कि वो जो टाई अप हुआ उस विधि से वो अपना खरीदेगा, उसी रेट पे खरीदेगा, उसे भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये तो होना ही चाहिए। जो भी हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनके माध्यम से या जो हमारे उद्यमी लोग आए हैं, अगर ये टाई अप नहीं होगा तो कभी भी ये सक्सेस नहीं होगी ये खेती, ठीक है। दूसरा, केले का यहाँ बेल्ट है ही, केला हो रहा, लेकिन ये बात चूंकि औषधि फसलों की है, तो औषधि फसलों में बहुत बड़ा औषधि जो होता है, आयुर्वेद बहुत बड़ा विषय है। आयुर्वेद को आप एक दिन में नहीं समेट सकते। आयुर्वेद पे कभी रिसर्च नहीं हुआ व्यापक पैमाने पे, जितना एलोपैथ पे हो रहा है उतना आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दिया गया। आयुर्वेद क्या करता है, किसी भी रोग को क्योर करता है, समाप्त करता है। एलोपैथ क्या करता है, रोग को दबाता है, कंट्रोल करता है, और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। तो आयुर्वेद तो बहुत अच्छी विधा है। अगर इसको आप लोग, जैसे आइए हमारे पंकज जी बता रहे थे कि आयुर्वेद के आप उसको जानिए हर पौधों के बारे में, तब आपको उसकी जानकारी होगी, तब आप प्रयोग करेंगे। आयुर्वेद जो है अब थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं, इसलिए जानने लगे हैं कि स्वामी रामदेव की वजह से जानने लगे हो, या पतंजलि की वजह से जानने लगे हो, या कोरोना
कोरोना सबसे बड़ा जो है एक तरह से आपदा के रूप में आया, लेकिन आप लोग जड़ी बूटियों के बारे में जान गए। ये गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, यही कोरोना को लोग बताते हैं कोरोना का कोई इलाज नहीं था, लेकिन हम लोग कंट्रोल किए कि नहीं। पूरा इंडिया जो है इसी गिलोय के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में लोग जानने लगे। नहीं तो इम्यून सिस्टम कोई जानता नहीं था। आज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इम्यूनिटी के बारे में जानने लगा कि हमारा इम्यून कमजोर है, हम ये एलोवेरा खाएंगे या गिलोय का काढ़ा पिएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सही होगा। तो आप जो है ये जो औषधि गुण है ये आयुर्वेद के, इसके बारे में जानिए, समझिए और इसकी खेती करिए। सरकार सहयोग के लिए तैयार है, भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में आपको औषधि फसलों ही नहीं, गंगा के किनारे के जितने गांव हैं सब पे जो है अच्छी खासी सब्सिडी देने जा रही सरकार। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। अभी मैं फिर और एक बता रहा हूँ आपको, तो अभी जो रनिंग में स्कीम है, नमामि गंगे स्कीम हमारे यहाँ रनिंग में चल रही है। तो वहाँ आप चाहे औषधि फसलों की खेती करिए, चाहे बागवानी, कोई भी मतलब पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप का मतलब है बहुवर्षीय फसल, जो भी लगाते हैं, जैसे आंवला लगाते हैं या आप आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, कोई भी फसल लगाएंगे तो आपको 3000 रुपये मंथली आपको 3 साल तक सरकार दे रही है। 3000 रुपया मंथली आपके खाते में जाता रहेगा। ये रनिंग में चल रही स्कीम। नहीं, 1 हेक्टेयर पे 1 हेक्टेयर पे 3000 रुपये 3 साल तक हम लोग दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी स्कीम, आपको एक तरह से कि 3000 रुपये मंथली मिलेगा। बाग आपकी रहेगी, केवल उसकी जीवितता हम लोग देखेंगे कि वो जिंदा है कि मरा है। हर 3 महीने पे उसका सत्यापन होगा, फिर 3 महीने बाद आपको 3 महीने की 3 तरीक का 9000 रुपये आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। आधा हेक्टेयर है तो 1500 है, और कम है तो उसी रेशियो में कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति हमारा, कोई उद्यमी या कोई FPO नर्सरी लगाना चाहता है गंगा के किनारे के गांव पर, तो उसको भी 7.5 लाख रुपए हम लोग 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए 7.5 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी स्कीम है। कहीं नहीं, गंगा के किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव, हाँ, इसके नर्सरी, पेड़ पौधों की नर्सरी। ठीक है, फलदार वृक्षों की, या आप इसकी भी लगा सकते हैं, औषधि पौधों की, फूलों की, जो भी नर्सरी लगाते हैं तो इस पे अनुदान दें। ठीक, और किसी को कुछ पूछना हो, मैं यही बनारस में बैठता हूँ। 9450 लिखिए, 9450 1977। मुन्ना यादव नाम है मेरा, डिप्टी डायरेक्टर हूँ, बनारस में बैठता हूँ। 9450 BHU नहीं, कचहरी के सामने मेरा ऑफिस है। 1977 कंपनी बाग में बैठते हैं। सही कह रहे हैं, सर्किट हाउस के सामने, कचहरी का गेट, हमारा गेट अगल बगल। ठीक है, धन्यवाद। चूहा कूद रहा है, भोजन के लिए बार बार आग्रह हो रहा है, तो भोजन भी तैयार है, बाटी चोखा जो है वहाँ चलेंगे। वहाँ के बाद फिर पुनः अभी अपने बहुत अच्छे वक्ता अभी रह गए हैं, जो अभी माल मिलना है हम लोगों को, जो है जिनके बातों से जो है वही ज्ञान पाकर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। अभी वो सारे वक्ता अभी हमारे रह गए हैं, तो हम लोग भोजन करने के बाद तुरंत आ जाएंगे यहाँ पर, और आकर पुनः यहाँ बैठकर फिर अपने वक्ताओं को सुनेंगे, और उसमें कुछ फिर लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। जो है वहाँ पर मुसली छिलाई, सतावर छिलाई के लिए जो है प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी है, उसको भी आप लोग जो है देखिएगा भोजन करने के बाद। जो है तो भोजन करने के तुरंत बाद हम लोग जो है यहाँ आ जाएंगे। आधे घंटे के लिए लंच हो रहा है, आधे घंटे में हम लोग जो है निपट नहा के खा पी के आ जाए। जो
जाना तने नहीं हम आपके दखल ही हम बोले रहते हैं बिना बोलने चलिए वहाँ पर मशीन चल रही है उसका वीडियोग्राफी करिएगा। हाँ ठीक मशीन जो है अब देखा 31 के फिर बनारस जाएगी ब्राह्मणी जो है रखा जी लगा ले काम करने कुछ अपने दोस्तों को वही बड़ा खतरनाक हमने आपको हेलो भेज दिया है जज्बा किसी का अर्क हम लोग या आयल लेकर आते हैं आँख में डालने के लिए या पीने के लिए चाय वगैरह में तो उसको डाल दें इसमें अब उसकी शुद्धता गारंटी तो बाबा रामदेव जाना है। हम तो हम मान लो कि तुलसी का अर्क कैसे निकालेंगे हमारे यहाँ तुलसी हाँ आप और निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे तुलसी को आप प्रोसेस करेंगे या तो पीस लीजिए मिक्सी में पीस लीजिए या सिलबट्टे पे जैसे आपको सुविधा है उसके बाद उसको आप एक गिलास पानी में डाल के उसको उबाल लीजिए कम से कम वो आधा पौना कोर्स लाए हैं स्किल इंडिया का जो हम लोग मसाज कोर्स लाए यही हम और बड़ी सर ये उसके फाउंडर हैं हम इनिशिएटर हैं सब डॉक्यूमेंटेड है अनडॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड थोड़ा सा 1% ज़्यादा खाने के बाद में भी समस्या नहीं दो ये छोटू अब सवाल ये बात का हो कि बोले बदे सब बात कथनी मीठी खाणती करनी बिस्की लोए और कथनी तरी करनी करे तो बिस्ते अमृत हो यहाँ के जौन बा जैसन की हमें भाई साहब हमारे लगे चिल्लाए कि बाबू जौन बा पानी मांगत रही है पानी क्यों देवे न करी यहाँ खेते के पानी देवे के जाई हैं एक गाय जौन बा घरे पियासल मरत और गाय के चारे न मिली और यहाँ जौन बा खेते में जाई के खुद भी लेके और सतावर का शोर खाने के जाई सबसे बड़ी बात ये बा तो भैया हो बढ़िया बढ़िया खाना मिला हो बहुत बढ़िया चौचक सबके जौन बा और लोग खाए के बम बम करत घरे जाइए भुलाई जी है आयुर्वेद हमारे कहे के एक ही मतलब हो कि आप लोग अगर यहाँ इतने लोगों से अगर लाभान्वित हुए हैं तो कृपा करके हाथ उठाएं कि हाँ हम लोग लाभान्वित हुए हैं। उस लाभान्वन का एक ही है कि पहले तो जो ये किताब मिलेगा पहले किताब के साथ साथ जितने लोग आए हैं सबका संपर्क नंबर हमारे अधिकारी वर्ग को मिले और सारे अधिकारी वर्ग का संपर्क नंबर सबको मिले तब वो चरितार्थ होगा। ऐसे नहीं होगा कि नहीं भैया फलाने बोल के गए अपन नंबर नोट कराए गए फलाने बोल के गए अपन नंबर नोट कराए गए। हर लोगों का कार्य क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है। हमारे बीएचयू के वैद्य जी हैं उनका अलग कार्य क्षेत्र है। हमारे प्रोफेसर वाई बी त्रिपाठी साहब है अलग कार्य क्षेत्र है। सीमेंट वालों का अलग कार्य क्षेत्र है। यहाँ पे आई हुई तमाम कंपनियों का कार्य क्षेत्र अलग है। लेकिन इन लोगों का यहाँ जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही विशाल और बहुत ही सम्मानित गांव रहा है और इस गांव की संख्या को देख करके यह लग रहा है कि कोई किसानों में जागरूकता है ये नहीं है।
किसान की संख्या को देख करके लग रहा है कोई जागरूकता नहीं है। ये केवल प्रधान जी का वर्चस्व है, कुछ लोगों का वर्चस्व है जो इतने आदमी जुट गए। यहाँ तो भीड़ होनी चाहिए थी। इतने बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े हमारे जो है सम्मानित जो है सीमैक, कोई दिल्ली, कोई कहाँ से आया है। इन लोगों के सम्मान में ये गिने चुने जो है 100 लोगों की संख्या में वो अपनी बातों को कह के जा रहे हैं और हम लोग इस कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। बस जाके घर में देखेंगे कि हाँ भैया गेहूं लवाई के टाइम हो गया लो, सरसों काट गया लो, चना लवाई के बाद हमें आयुर्वेद का खेती का महत्व कब समझ में आई। आयुर्वेद का महत्व देखिए, आज जैसा कि लोगों ने कहा ई चरक पोर्टल खोल लीजिए। एक किसान आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी ये खुरपी चलावे जानो था, ई चरक पोर्टल कैसे खोले जाए। आप ई चरक पोर्टल को सीधा एक बैनर दीजिए कि जाके गांव में उनको जाकर के आप अपना जो है संपर्क साधिए। आप ई चरक वालों से कहिए जो जाके गांव में संपर्क साधें। हमारे किसान भाई जो है खुरपी चलाने वाले, वो आपका व्हाट्सएप पोर्टल पर कुछ नहीं देख पाएंगे। उनसे कहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, आके समझाइए। कल को मैं सतावरी लगा दिया, बाढ़ में डूब गया, हमारा सतावरी को कौन लेगा? मेरा नुकसान कौन सहेगा? आप सहेंगे? इस चीज की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनियों वालों को भी आना चाहिए। कहाँ है आज जो है भारत सरकार की तमाम स्कीमों को जो है हमारे माननीय श्री यादव जी की डीएचओ साहब जो है समझा के गए। आज उनका तो ये फर्ज बनता था कि कम से कम आए हुए किसानों को एक पंपलेट बनवा के दे कि हाँ सरकार ने ये योजना हमारे लिए चालू किया है। उन योजना को मौखिक बता देने से आज कोई किसान जागरूक नहीं हो पाएगा। और सीधी बात है भाई साहब, ये जो हमारा अभियान है, इस अभियान की सार्थकता तब मिलेगी जब आप सार्थक एक किसान के साथ किसान बन करके काम करने के लिए हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके आएंगे, तब सार्थक होगा। इस तरह के जो है हमारे सम्मानीय अतिथिगणों का सम्मान करते हुए मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच आए। एसी को और कूलर और गाड़ी को छोड़ करके जब आप किसानों के बीच आएंगे, तपती धूप में उनके साथ जब आप खड़े होकर के उनको बीज बोने का ढंग बताएंगे, उनको सब अंगुली पकड़ के लिखना सिखाएंगे तब वो आयुर्वेद को कहेंगे साहब अब हम सीख गए, अब हम ख शुरू करेंगे। यहाँ तो क ही नहीं आता है, ख कहाँ से शुरू करें? तिवारी जी ने कहा कि हमारा पैसा डांड हो गया। हमारे अरविंद जी को जो है और तमाम लोगों को आयुर्वेद करके जो है बरगलाया गया। आज ये इस तरह की भाषा निकलने को आ रही है। इस तरह की भाषा को सुन करके इतनी बड़ी संगोष्ठी का लाभ लेकर के और हम यही है वाह वाह करते हुए चले जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। इसी के लिए मैंने वो मुक्तक पढ़ा है कि भैया क्या करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ तो कम है, कई किसानों में जाके देखिए, वहाँ पे आपके एलोवेरा के खेत में जो है लिल्ली गाय चल रही है। सारा एलोवेरा काट करके रख देगी। लिल्ली गाय को बचाने के लिए क्या हमारे कोई अधिकारी उसमें खड़े होंगे? हमें जवाब दें। यहाँ मैं उस मौके पर खड़ा रहूंगा, आपका नुकसान भरपाई करूंगा, कोई करने के लिए नहीं तैयार होगा। आज मैं ये चाह रहा हूं कि इस चीज की, इस योजना को कार्यान्वयन के लिए आप हमें समुचित साधन दें, समुचित सहयोग दें, हमें बताएं कि ये इसका अवरोध लगाओ, ये इसका जो है उपाय करो। इस तरह से जो है आप सफल होंगे। आज आप कहते हैं, मैं कहता हूं मैंने 200 जड़ियों को लगवाया था यही गढ़वा घाट में। 200 जड़ियों को यह सोच करके लगवाया था आयुर्वेद की जड़ियों को कि ये
एक देश को दिशा देने वाले महंत की परंपरा है हमारे यहाँ। ये साधु सन्यासी लोग हैं, ये दिशा देंगे। आज आप जानते हैं इस देश में कम से कम 10 करोड़ लोग बैठ के भोजन लेते हैं, बम बम करते हैं और कहते हैं कि ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ये आचार्य हैं, ये फलाने गुरु जी हैं, और उनका जो है कोई योगदान समाज को नहीं मिला। कोई योगदान समाज बता दे कि नहीं, उन्होंने जो है देश को मार्गदर्शन दिया है। देश को ऊंचा उठाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य आपस में लड़े हैं, लेकिन देश को जो है बचाने के लिए जब खड़े होने की बात होती है तो जगत गुरु शंकराचार्य हाथ पीछे करके कहते हैं, भैया मैं तो अपने मठ में बैठा हूँ, मैंने क्या किया। तो विषय मेरा यही है कि आयुर्वेद का जो विषय है कि आयुर्वेद को कैसे प्रोत्साहित करें। आप कहाँ हैं? आज आपके आयुर्वेद को अमेरिका, फ्रांस, विदेशों ने अपनाया हुआ है, और आपकी ही गिने चुने लोग हरजोड़ जिसको कहते हैं, सब ने कहा ना हरजोड़ की खेती। आज हरजोड़ की खेती करने वाला व्यक्ति उसकी मार्केट ढूंढ करके और कहां कहां वो भेज रहा है, और विदेशों में उसकी कीमत है। वो फील्ड हमको बताया जाए, वो फील्ड कैसे मिलेगा। ई चरक पोर्टल वालों को सीधा सीधा यहाँ बुलाया जाए, उनसे कहा जाए कि हर गांव में आप अपने रेट लिस्ट के साथ हमारे किसानों से मिलें, हमारे किसानों के पास जाएं, हमारे किसानों को बताएं, तब तो हम माने कि ई चरक है। बैठे बैठे एसी कमरे में और जो है लैपटॉप पर और कंप्यूटर से आपने वेबसाइट डेवलप करके डाल दिया, क्या ई चरक पोर्टल हमको जो है सहयोग करेगा? आप बताइए। लैपटॉप पर डाले हुए पोर्टल से हम क्या सीख पाएंगे और क्या देख पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। इतने के विषय में सर यहाँ पे आए हैं, हम सब यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हम सब आपको इस बारे में बता सकें। एसी कमरों में बैठने का सच हमें भी नहीं है कि हम एसी कमरों में बैठे, और जो ई चरक पे इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं सर, वो हम पूरे इंडिया से दे रहे हैं, सिर्फ पोर्टल पे ही नहीं। अभी सर यहाँ पे हमने जब पूछा तो सब लोगों के पास व्हाट्सएप है। हम किसान हैं तो हमें ज्यादा जरूरत मार्केट की भी है, हमारे लिए ई चरक ज्यादा जरूरी चीज है। तो ई चरक के बारे में अगर किसी को कहीं भी डाउनलोड करने में, उसको इस्तेमाल करने में किसी को कोई भी दिक्कत आती है, मैं अपना नंबर फिर से दे रहा हूं 9999869486। पोर्टल ही नहीं है वो, किसान वहां पे 35,000 से ज्यादा किसान ई चरक पोर्टल पे ऑलरेडी हैं। सब लोगों के पास उसके बारे में जानकारी है, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि और लोग उसको जाने। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड कीजिए उसको। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जानकारी बहुत उपयोगी होती है और बहुत अच्छे ढंग से उसको लेना चाहिए। ई चरक जो है वह बहुत ही अच्छी चीज है। जो लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जो लोग उपयोग कर पाएंगे उनके लिए भी, जो नहीं कर पाएंगे वो प्रयास करेंगे, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। कोई भी चीज सीखना चाहिए आदमी को, जो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए अपने अंदर जो है। और अब दूसरे वक्ता के रूप में अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर विभाग के बहुत माने जाने वैज्ञानिक बहुत ढेर सारा काम जो है कृषि के क्षेत्र में किए हुए हैं। माननीय यूपी सिंह साहब वो हम लोगों के बीच में आज बैठे हुए हैं, और हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आप महामना की बगिया से आकर के इस गांव में जो है, जो आप संकल्प ले रहे हैं कि इस गांव को भी हम अपने विचारों से, अपने ज्ञान से आच्छादित करके जो है इसका लाभ यहाँ के लोग भी लें। आपसे आग्रह है कि आप हम लोगों को 2 शब्दों से अपने अनुग्रहित करें। ये सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अरुण जी को और अपने बड़े भाई प्रोफेसर यामिनी भूषण जी को धन्यवाद दूंगा कि ये कार्यक्रम गांव में रखा, क्योंकि मुझे किसानों के बीच में ईस्टर्न यूपी में काम करते हुए
काफ़ी कुछ खट्टा मीठा दोनों अनुभव हुआ और मैं शेयर करूँगा आप लोगों के बीच में। तो यहाँ हुआ ये आजकल जो प्रोग्राम चल रहा है ना कि लैब टू लैंड, मतलब वहाँ से हम रियल खेत में आए, तो बहुत सारी जानकारियाँ मिली आपको। और रियली मैं तो एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, एग्रोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन एक कृषक हूँ, एक कृषक का लड़का हूँ। और बहुत हाल में ही मैं खेती अपने फार्म में और अपने किसानों के साथ सतावर और क्या नाम है तुलसी और अब लेमन ग्रास पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मर्ज होके बातें आई तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसान भाइयों कि आपको देखना है कि आपके परिस्थितियों के अनुसार कौन सी फसल अनुरूप होगी, नंबर एक। और दूसरी बात, मैं एज ए प्रोफेसर होते हुए भी इस प्रोडक्ट को बेचने में मुझे भी बड़ी कठिनाई हुई है हमारे किसानों को। तो ये हमारा खट्टा अनुभव है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि इससे पीछे भगना है आपको। थोड़ी आज बड़ा अच्छा हुआ कि अभी क्या नाम है सौरभ जी ने और कुछ लोगों ने, हमेशा हम लोगों को देखना है टीचर पे हाउस पे कि क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमको आगे बढ़ना है। और आगे तो बढ़ना ही है। और एक चीज़ और इसमें है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखिए सब जो मैं फील किया, मैं तो पेशे से एग्रोनॉमिस्ट हूँ। मतलब एग्रोनॉमिस्ट का मतलब कि धान गेहूँ में मैं संरक्षित खेती पे काम करता हूँ। संरक्षित खेती कोई हम नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये विधा है, ऐसी विधा जहाँ विविधीकरण से उत्पन्न होती है, जिसमें हम हमेशा देखते हैं कि विविधीकरण हो। और मेडिसिनल प्लांट एक किसान के लिए विविधीकरण का एक रूप है। हम लोग सारे खेत पे 10 एकड़ है तो सारे में ये चाहे कि मेडिसिनल प्लांट के लिए जाए तो बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसान को अपनी लागत बढ़ानी है। दिक्कतें क्या हैं, हमारे समझ से आप लोगों की दिक्कत सबसे बड़ी है कि लागत बढ़ रही है और उसको कम करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा, दूसरी चीज वातावरण में परिवर्तन हो रहा, और चौथी चीज असामयिक पैदावार हो रही है। तो यदि इन चारों पहलुओं को हमको एड्रेस करना होगा तो संरक्षित खेती की तरफ जाना होगा। और संरक्षित खेती है क्या? संरक्षित खेती विविधीकरण का वो रूप है जिसमें कम जुताई करके फसल अवशेष को रखें, ये बहुत जरूरी काम है। तो आप ये देखिए, चाहे मेडिसिनल प्लांट में जाए या किसी में जाए, इस चीज को हमको करना होगा। और ये करेंगे तो एक कहावत है गाँव में, एक साधे सब सदा। एक डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके मृदा के स्वास्थ्य को और सबको ठीक करेगी और आपको ऑर्गेनिक के तरफ आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक से वो होगा। और मैं साथ ही एक आग्रह अपने बड़े भाई से भी करूँगा, जमनी साहब, प्लीज जमनी साहब, मैं किसानों, इनका 10 एकड़ का फार्म है, मैं गया और 0 टिल शुरू कराया। मैं इनसे आग्रह इस मंच से कर रहा हूँ कि कम से कम आधा एकड़ उस फार्म पे मेडिसिनल प्लांट शुरू कराए। और किसान का देखिए, चिराग तले अंधेरा होता है। अपने गांव में, अपने उस एरिया में किसानों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराए। मैं बलिया में काम कर रहा हूँ, बलिया का रहने वाला हूँ। मैं 0 टिलेज इस सिस्टम को फैला दिया और अब मैं इस खेती को भी, बिटर एक्सपीरियंस को भी लेके मैं आपसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ, कैसे जाएगा, कैसे सतावर होगा या और किसानों को कैसे होगा। तो ये हमको करना। और जहाँ तक रिसर्च का पहलू है, तो एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि ओरिजिनल, अरुण साहब, मैं जो फील कर रहा हूँ कि ओरिजिनल जर्म प्रांत का स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। इसमें आपको कोई प्रोग्राम लेके आगे बढ़ना होगा। और हम लोगों को भी एज एग्रोनॉमिस्ट हम कहते हैं कि इसकी एग्रोनॉमी क्या है, इसकी सिंथेसिस क्या होगी,
क्या अच्छे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये यदि हो जाए तो आयुर्वेदा का इफिकेसी बहुत अच्छी होगी। जो मेरा अभी हमको इसको बहुत अनुभव नहीं है, बट व्हाट आई फील, अभी हम घूमते हुए आ रहे थे तो किसान भाइयों इस क्षेत्र में मेरा, हालांकि मैं इधर काम करता हूँ, क्या नाम है, कौन सा गांव है, उमरगंज नरियाव, या क्या नाम है ये ढांडी, वहाँ 0 टिल है। किसान यहाँ गेहूं बड़ा लेट है, इसको आपको 0 टिल गेहूं में लाना होगा, और यदि लाएंगे तो आपकी फसल पहले पकेगी और पकने के साथ ही साथ आप में ये देख रहे हैं टर्मिनल हीट स्ट्रेस, इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका गेहूं अच्छा नहीं है आप लोगों का, तो देखिए मेडिसिनल प्लांट तो रखिए, लेकिन आपका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, लागत कम होगी और इन्वायरमेंट कैसे सस्टेन होगा, इसको देखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, तो यदि आप इन सारी चीजों को संरक्षित खेती के रूप में लेके चले, मतलब इसके 3 सिद्धांत है। कम से कम जुताई, फसल अवशेष को रखिए, जलाइए मत, और तीसरी आपको हमेशा विविधीकरण की सोचिए। विविधीकरण में स्वाप, अच्छी चीजें, पेड़ पौधे, मेडिसिनल प्लांट। 10 एकड़ का फार्म है, 3 एकड़ करिए, 4 एकड़ करिए। एक ही बार आप चाहेंगे कि ये करें और बिना मार्केट का, तो आप परेशान होंगे, जो मैं फील किया हूँ। तो भाई देखिए, एक बार यदि आपको बिटर एक्सपीरियंस होगा तो फिर भाग जाएंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और मार्केट देखते हुए इसको आगे बढ़ाने की, देखिए ये तो हमारी, और देखिए देखो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस आजकल क्या कर रहा है, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, इससे फ्री इन्वायरमेंट आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हम भी संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, पहले बैलों से चलता था खेत, अब हम ट्रैक्टर, जमीन को कड़ी कर देते हैं, तो उसमें उत्पादन क्या होगा, सॉइल हेल्थ कहाँ होगा। जंगल की जमीन में आप जाके देखें, कभी कोई कुछ करने नहीं जाता, कौन उसमें टिलेज करता, हु इज डूइंग द टिलेज, कौन कर रहा, सॉइल माइक्रोब्स, वो बायोलॉजिकल टिलेज हो रहा। तो इस तरह की व्यथा, चाहे वो किसी चीज की भी खेती करे, फूड को जलाए नहीं, कंबाइंड हार्वेस्टिंग आई है तो इससे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको किसी तरह से यदि आप इतना कर देंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जो नाइट्रोजन दे रहे हैं ज्यादा, वो 50% पे आपका काम चल, मेरा इसका अनुभव है और किसान कर रहे हैं। इसी तरह से धान की सीधी बुआई आप कर सकते हैं, धान की सीधी बुआई आप 0 टिल मशीन से करिए, ट्रांसप्लांटिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेबर की, यदि जो लोग चाहेंगे तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमारे टेक्नीशियन आ जाएंगे और पूरे हमारे बीएचओ के साथ ये आयुर्वेदा का तो मेडिसिनल प्लांट का हम कोशिश करेंगे कि और भी इसमें करके हम लोग आगे बढ़े और इसको एक अच्छे डाइवर्सिफिकेशन का रूप दें। धन्यवाद।